नमस्ते सभी बच्चों को, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास में फाइनल जो पेपर है उसकी सीरीज़ 2 करवाऊंगा। आप इसे डे 2 भी कह सकते हैं। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन उसके आंसर अच्छे से समझाए थे और आसपास की चीज़ें भी बताई थी। इससे पहले मैंने पूरी जो मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर उसको पूरा सॉल्व करवाया, ठीक है, उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम सीरीज़ 2 या डे 2 आप इसे कह सकते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये पेपर देख लीजिए, इस पेपर को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देख लो, 11वां 12th 13th ये क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। देखो फटाफट देखो, सबसे पहला जो 11th क्वेश्चन हमारे सामने है, 2√2 मल्टीप्लाई 5√2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो रूट में नहीं है उसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे और जो रूट में उसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। 5 2 10 हो गया और जब रूट में अगर दो एक जैसा होता है तो एक बाहर निकल जाता है, इस तरीके से 20 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख लो, ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। ये तो मैंने बुक का क्वेश्चन था, सॉरी पेपर का था, वो मैंने बता दिया। अब देखो, अगर ये 2√2 प्लस 5√2 होता, ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ऐसे समझ लो, ये x की तरह समझो, 2x और 5x कितने हो गए, 7x, x के √2, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप 5 to 10 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ प्लस दे रखा है, ठीक है। अब बताओ इसका कैसे करोगे अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा होता तो। अब देखो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे है नहीं, तो ये यही उतर जाएगा सेम। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि इसके साथ जो ये दे रखा है ना, बेस जो ये दे रखा है इसके साथ, ठीक है, बेस कह लो आप, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में हो रहा है वो जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड हो सकते हैं। और देखो √2 4 नहीं लिख रहा हूँ मैं, सुनो मेरी बात। एक जैसे आपको पता होगा, जब आप 7x और 5x जोड़ते थे तो 7 और 5 12 लिखते थे। क्या x को जोड़ के x का स्क्वायर लिख देते थे? नहीं ना। इस छोटी छोटी चीज़ों को भी याद रखना है, बच्चे गलती कर देते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई में रूट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। बस ये ध्यान रखना, रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करनी है और बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फटाफट 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। 12th क्वेश्चन में बहुत इजी है, y इक्वल टू दे रखा 3, ये 4.1 के एक्सरसाइज में से है, ठीक है। उसमें से आप देख सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से कर सकते हैं। इसने बोला इस फॉर्म में इसको लिखना है। देखो ध्यान से, हमें y इक्वल टू जो 3 है ये दे रखा है ना, इसकी वैल्यू है, तो बच्चे सोचने लग जाते हैं ये यहाँ पे 3 लिखना है। नहीं, देखो हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं भी x है x नहीं है, तो वहाँ 0 मल्टीप्लाई x लिख लेंगे, क्योंकि 0 की किसी मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पे y दे रखा, क्या है y दे रखा, हाँ y, क्या इसके आगे कुछ है, नहीं है, तो 1 लगा लो। क्या लगा लो? 1 लगा लो। प्लस c मतलब होता है कांस्टेंट जो गिनती होती है, ठीक है, जिसके साथ x y z कुछ नहीं लगा होता। तो यहाँ पर है रकम हाँ 3, लेकिन वो इक्वल के इधर है ना, इक्वल के इधर, तो इसको इक्वल के इधर ले जाओ। जब इक्वल के इधर लेकर जाओगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सुनना है, ये जो प्लस का 3 है तो जाके माइनस का हो जाएगा, ऐसे देखो, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्लस का प्लस लिख दिया और ये c कितना है, ये इधर जाके क्या हो गया, माइनस का। सपोज करो ये ऐसे ही होता तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 लिखते, क्या लिखते, 3 माइनस नहीं लिखते। क्लियर हो गया। अब इसने पूछा है a की वैल्यू निकालो, तो a कितना आ गया, a किसे कहते हैं, जो x के साथ होता है 0। अगर हमसे b पूछा होता तो जो y के साथ होता है, और हमसे अगर c पूछा होता तो जो कांस्टेंट होता अकेला होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देख लो। मान लो यहाँ पे लिखा होता x -4 -2y, तो सबसे पहले तो इसको आप लाइन से लगाओगे। पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। समझो मेरी बात। देखो x फिर y फिर ये कांस्टेंट। तो अब मैंने इसके साइन चेंज करे, देखो माइनस का 4 है वही लिखा, माइनस का 2 है वही लिखा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल के इधर ही थे। जब इक्वल के इधर लेके जाते तब साइन चेंज होते हैं, जब इक्वल के इधर ही और उन्हें आगे पीछे करे तो साइन चेंज नहीं होता। मेरी बात ध्यान समझना। a कितना है, x के साथ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, a आ गया। b कितना है, y के साथ कितना है, -2 है। और c कितना है,
सी मैंने क्या कहा था, पूरा कांस्टेंट रकम होती है, उसके साथ एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी नहीं लगा होता, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, एक्स का क्वेश्चन भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। अब मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स है, उसके बाद क्या होना चाहिए, वाई है, और कांस्टेंट है ही नहीं, छोड़ दो। अब बताओ ए कितना होगा, ए कितना होगा जो एक्स के साथ है 2, बी कितना होगा जो वाई के साथ है, ये दिमाग में रखो, बी उसे कहेंगे जो वाई के साथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है बी उसे कहना है जो वाई के साथ है। सुनो मेरी बात, तो अब बी कितना हुआ, यहाँ वाई के साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो 1 क्या क्या लगेगा माइनस, तो -1 लेंगे। सी क्या है, सी यहाँ 0 है, 0 को तो लेंगे तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो 0 ही रहेगा। समझो मेरी बात, तो ये आ गया। एक और देख लो, ठीक है, एक्स्ट्रा देखोगे थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। 2x इक्वल टू -4 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y है नहीं है, सबसे पहले क्या लिखते हैं x, 2x, फिर y है नहीं है तो 0 y ले लिया। c है हाँ, लेकिन वो इक्वल के इधर है, इक्वल के इधर लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को 2-3 बार देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए कितना दे रखा है 2, क्योंकि एग्जाम में खाली ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा, मेरा मेन मकसद क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई क्वेश्चन चेंज होकर आ जाएगा तो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, पूरा करके आओगे। ये सी कितना दे रखा है 4 आ गया। याद रखना, एक्स के साथ वाले को ए, वाई के साथ वाले को बी, और सी किसे कहेंगे जो अकेला होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, जिसको अगर लग रहा है बहुत आराम से, तो 3 डॉट होता है तो स्पीड भी बढ़ा सकता है। ठीक है, मेरा मेन मकसद सिखाना है, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको भी अच्छे से सिखाना है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ। अब आ जाओ 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो। 13 क्वेश्चन में बोला है कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा। देखो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और जो भुज बोलते हैं वो एक्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सीसा। ठीक है, इंग्लिश में एब्सीसा बोलते हैं। दूसरा होता है कोटि, कोटि को वाई बोला जाता है, इसको हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। मैंने आपको अच्छे से जब 3rd चैप्टर पूरा करवाया था, उसकी पूरी वीडियो अच्छे से बना रखी है, उसको देख सकते हैं, पूरा आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। देखो इसने बोला भुज 5 है, भुज मतलब x 5 है, और जब x एक्सिस होता है, देखो याद रख लो, जब x एक्सिस होता है तो उसका मतलब x, 0 होगा। हो सकता है -x, 0, क्योंकि ये प्लस वाले होते हैं और ये माइनस वाले होते हैं। जब x एक्सिस बोलेगा तो x की वैल्यू होगी, y 0 होगा। ठीक है, इसे पॉजिटिव कहेंगे, इसे नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि माइनस का कोई दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे y एक्सिस में 0, y, बच्चे ना यहाँ y यहाँ 0 लिख देते हैं। अरे y एक्सिस का मतलब y वाले प्लेस पर y होगा ना, ये y का प्लेस है, y की जगह है, और ये x की जगह है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब उसने बोला है कि अगर भुज 5 है तो उसकी वैल्यू बताओ। जब भी एक्सिस लिखा आता है तो जिसका एक्सिस है उसकी तो वैल्यू होगी, दूसरे की 0 होगी। तो हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी देखिए 5। इसने यहाँ पे क्लियर करा है कि ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलेगा, यहाँ बोलेगा ये लेफ्ट होता है, सॉरी ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो ये बोलेगा राइट में लेफ्ट में, कुछ नहीं बोला ना। तो आप इसके 2 आंसर लिखोगे, 5,0 या -5,0। ठीक है, सिंपल सी बता, अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स की ही वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर वाई एक्सिस है तो वाई की ही वैल्यू होगी। क्लियर हो गया। अब आ जाओ 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या फ़ायदा ये है कि पेपर अगर हम करते हैं तो हमारी एक तरह से पूरी बुक रिवाइज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं उसके आसपास की कुछ चीज़ें भी बताता चला जाता हूँ। ठीक है, और अगर आपको अच्छे नंबर लाने, मतलब 100% तक लाने हैं, तो आपको कम से कम भी 5 पेपर तो पूरे करने चाहिए, तो आपके 100% आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपको एक तो समझ में आना चाहिए किस चैप्टर का किस चैप्टर का नहीं है, तो वो माइंड में बहुत आना जरूरी है। 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन का जो टोटल है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये लाइन बन रही है, इस लाइन पे जितने मर्जी लाइन डाल दो, हमेशा 180 ही रहेगा। तो बस आप लिखोगे CD इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, आप इसे रफ में भी कर सकते हो, लेकिन रफ में करने से अच्छा दिखा दो। CD क्या है, स्ट्रेट लाइन है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, CD एक सरल रेखा है। सरल रेखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा।
अब मैंने क्या कहा था, वेरिएबल वालों को वेरिएबल से जोड़ते हैं, ये मत करना 3 और 7 10 कर देना, गलत हो जाएगा। वेरिएबल है बस 2 ही हैं तो 4x आ गया। तो 40 और 45, 45 और 5 52 हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद अब 180 में से प्लस का 52 जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 180 में से जब आप 52 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 128। अब ये मल्टीप्लाई वाला 4 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 जाए। ठीक है, 32 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। हमसे खाली क्या पूछा था, नहीं आगे भी पूछा, इसने पूछा ए ओ डी, एक्स नहीं पूछा, ए ओ डी पूछा है, तो ए ओ डी ये पूछा है। ठीक है, अब देखो कितनी हैरानी वाली बात है, हम पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, हम एक्स निकालने बैठ गए। समझ में आ रही मेरी बात। देखो इसमें एक्स निकालना भी नहीं था, क्यों, क्योंकि इसने खाली ए ओ डी पूछा, ए ओ डी। तो ये क्या है, ये लाइन ले लेंगे ना हम 180 वाली, और इसमें 40 तो दे रखा है, और अगर ये 40 दे रखा तो ये कितना हुआ, 140 हुआ, है ना। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन में पूरा पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारा कितना टाइम किल हो गया, है ना। तो ए ओ डी कितना आ गया, एंगल ए ओ डी हमारा कितना आ गया। चलो हमने एक्स निकालना भी तो सीख लिया, ये बेनिफिट होगा, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना। तो आपका कितना आ गया, 140 आ गया। यहाँ लिख दोगे सी डी इज स्ट्रेट लाइन, सी डी स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर खाली एक ही लाइन जा रही है ना, तो यहाँ पर आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। सॉरी ये वाली लाइन लिया ना हमने ए बी, तो यहाँ ए बी लिखेंगे, ए बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए बी स्ट्रेट लाइन लिख दो, या ए बी यहाँ लिख दोगे लीनियर पेयर। क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, पी 50 है और क्यू 60 है, आर 70 है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी। जब हमने मिड टर्म का पेपर किया था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप सबसे पहले ट्रायंगल बना के देख लो, तो आपको पता होगा सबसे छोटे एंगल के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, क्यू कितना दे रखा है, 60। कहीं बच्चे ने बिल्कुल आंसर सही बता दिया होगा। ठीक है, उनको माइंड में आ गया होगा कि सबसे छोटी भुजा सबसे छोटे एंगल के सामने वाली होती है, तो 50 सबसे छोटा है, तो इसके सामने कौन सी साइड है, आर क्यू। तो इसका आंसर क्या आ गया, आर क्यू लिख लो या आप क्यू आर लिख लो, बात एक ही है। क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे छोटी भुजा के सामने, अब ये कहोगे बनाई तो आपने बड़ी है छोटी, अब ये रफ बनाया ना, ठीक है, रफ बनाया। ठीक है, और हमें कौन से इसके नंबर मिलने हैं, आपको रफ में करना है, आपको सीधा आंसर लिखना है। क्लियर हो गया। 16 ये कह रहा है ए ओ बी एक सरल रेखा है, कह रहा है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमें क्या पता ओ कहाँ डालना है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ए ओ बी एक सरल रेखा है, ओ सी एक किरण है, ओ सी इस पर क्या जा रही है, एक रे जा रही है। क्या जा रही है, एक रे जा रही है। हमने ऐसे ले लिया और ये हमने ए ओ बी सीधा डाल दिया। ओ डी और ओ ई, ओ डी और ओ ई क्रमशः सी ओ ए और सी ओ बी को के कोण को समझ करती हैं। देखो सी ओ ए कौन सा है, सी ओ ए, तो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये और ये इसके बराबर है। ठीक है, कौन है ये, ओ डी। और दूसरा कौन है, ओ ई। ओ ई किसको कर रही है, सी ओ बी को, सी ओ बी को। ये क्या कर रही है, ओ ई क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, यहाँ 3 लाइन डाल दो। समझ में आ गई, क्वेश्चन ध्यान से समझ में आ गया तभी फिगर बना पाओगे। ए ओ बी एक सरल रेखा है, सुन लो मेरी बात, समझ में आ गया। उसने बोला ओ सी एक किरण है, ये हमने ओ सी एक किरण डाल दी, रे डाल दी। ओ डी और ओ ई, ओ डी किस पर है, सी ओ ए पे, तो सी ओ ए का है, सी ओ ए ये रहा, तो ये इसको बाइसेक्ट करने पर ये बीच में से निकलेगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये कह रहा है दूसरा ओ ई है, सी ओ बी को काट रही है, सी ओ बी को काट रही है ओ ई। ठीक है, अब उससे बोला डी ओ ई निकालो, डी ओ ई। अब आपको ये पूरी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि लाइन का रोड़ा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक नंबर का क्वेश्चन अब इतना ज़्यादा करेंगे तो टाइम इसमें चला जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान समझ लो। अब इसने बोला क्या निकालने के लिए, इसने बोला है डी ओ ई निकालना है। क्या निकालना है, डी ओ ई आपको क्वेश्चन में आकर निकालना है। आपने इसको एक्स मान लिया तो ये भी एक्स होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा आंसर। अभी फटाफट कर लेते हैं। अब एक लाइन का टोटल कितना होता है,
180 होता है ना। तो 90 आपका आंसर आ गया। एक्स एक्स कितना होगा 2x, समझ में आ रही है। एक्स एक्स वाई वाई क्या है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये दोनों बराबर है, एक्स एक्स मान लिया, दोनों बराबर है, वाई वाई मान लिया, तो इसका टोटल कितना होगा 180। तो एक्स कितना होगा 2x, वाई वाई कितना होगा 2y। इसे थोड़ा सा घुमा के बोलेगा, ठीक है, कि बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दोनों में क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये 2x और 2y जोड़ मत देना, 4y मत लिख देना, 4x वाई लिख दो, अलग अलग वेरिएबल है बच्चों, नहीं जुड़ सकते, ठीक है। जहाँ जहाँ मिस्टेक होती है वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे जो जो गलतियाँ करते हैं, ठीक है। यही फ़ायदा होता है शीट्स चेक करने का। तो 180 का क्या होगा 90, ठीक है। तो एक्सपीरियंस का ये बेनिफिट होता है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 90 आ गया, क्लियर हो गया। और एक्स प्लस वाई क्या नाम है, DOE, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, DOE इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ 17 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है एक त्रिभुज का एक बहिष कोण इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 60 डिग्री। सुन रहे मेरी बात। ये कह रहा है एक ट्रायंगल बना लो, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना 80 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा 80 लग नहीं रहा लेकिन रफ में समझ लो। इस कोण के अभिमुख कोणों में 3 और 2 का अनुपात है। अगर इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 3:2, ये इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, क्योंकि ठीक है ये जो है 80 का है और इसको छोड़ के बाकी जो दोनों कह रहा है उनकी रेशियो दे रखी है 3:2 दे रखी है, ठीक है। कह रहा है मेजर निकालो लार्जर एंगल ऑफ दिस इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आप बताओ कि सबसे बड़ा जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें कोणों के बड़े कोण की माप निकालनी है, ठीक है। अब ये कितना दे रखे हैं, इनकी रेशियो क्या दे रखी है 3 और ये 2, तो इसके आगे एक्स और एक्स लगा लेंगे। समझ में आ गई। आपको पता है अंदर वाले का टोटल बाहर वाले के टोटल के बराबर होता है ना। तो बस 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना आ गया 80। आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है बच्चों। 80 आ गया, 5x इक्वल टू 80, x कितना आ गया 80 अपन में 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 से 30, 16 हमारा आ गया। अब कोई बच्चा ये सोचे कि 80 का बना दिया ऑब्टूज एंगल, बनना चाहिए एक्यूट एंगल। तो देखो ये हम क्या कर रहे हैं, रफ में कर रहे हैं ना। तो आप ऐसा बना लो 80, तो इसमें कोई मैटर नहीं रखता ये, ठीक है। मेन तो हमारा यही काम है। हमारा 16 आ गया। अब उसने क्या पूछा था, इन दो जो इंटीरियर एंगल इनमें से बड़ा कौन सा होगा। सिंपल सी बात है 3 वाला ही बड़ा होगा। तो हम क्या लिख देंगे, इसने पूछा क्या क्वेश्चन में, ये देखो आप, इसने पूछा है कि जो हमारा लार्जर एंगल कौन सा होगा। तो आप ये पूरी स्टेटमेंट लिख दो, द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल ऑफ दिस इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये पूरी स्टेटमेंट लिख के आप क्या लिख दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 48 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है, कहीं आप इसको लेने लग जाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लियर होगा 48 डिग्री आ गया। हालांकि आपको सिर्फ इसमें आंसर ही लिख के आने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना है 40 है, ठीक है। माइंड में अगर सोल्व कर लो तो और अच्छी बात है, एक्सप्लेनेशन करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर रफ दिखाओगे तो ये लाइन डाल के दिखा देना, ये चीज़ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आप ऐसे दिखा देना। मैं मेरा मेन मकसद समझाने का, इसलिए पूरी डिटेल में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन आ गया और ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में भी। इसने बोला आपको एक्स निकालना है और ये 40 डिग्री का एंगल है। तो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो ये सेंटर पे बनने वाला एंगल है और ये सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल है। जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो एक्स कितने का आ गया हमारा 80 आ गया, ठीक है। मेरी बात ध्यान से लो, केंद्र पे जो बना हुआ कोण होता है, परिधि पे जो बना हुआ कोण होता है उसका डबल होता है। मेरी बात सुनो, ये परिधि होती है, इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और एक और बात बताता हूँ, अगर कभी कंफ्यूजन हो रही हो ना, तो आप डी से इसे मेजर करके देखना, इसका साइज कैसा लग रहा है, इसका साइज कैसा लग रहा है। तो इसका बड़ा ही लग रहा है तो ये बड़ा ही होगा, ठीक है। और हालांकि प्रॉपर्टी है, इसकी थ्योरम भी है 10.8 की, जो एग्जाम में हर बार रिपीट होती है, ठीक है। और कभी मुश्किल से कभी नहीं आए तो नहीं आए, तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। थ्योरम है कि अगर ये 40 का तो कितने का 80 होगा। ये ध्यान रखना, ये किस पे बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे, और ये किस पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आंसर 80 आ गया। अगर ये दिया होता 80 तो ये कितना होता 40 होता, कितना होता 40 होता। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ जल्दी से। इसने बोला है कि 4 9 5 4 3 9 5 4 3 4 9, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो आप। इसने बोला 4 9 5 ये दे रखा है और एक्स माइनस इन सब का मोड 9 दे रखा है। क्या दे रखा है 4 9 5 4 3 9 5 4 9 और एंड
x माइनस टेन का जो मोड दे रखा है, मोड को भोलक बोलते हैं हिंदी में, वो कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो कह रहा है x की वैल्यू निकालो। देखो मोड उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार हो, तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 9 ही होगा, क्योंकि 9 आंसर दे रखा है 9 ही होगा। अब देखो यहाँ कितनी बार है 9, 1 2 3, और 5 कितनी बार है 1 2, और 4 कितनी बार 1 2 3। अब देखो 9 भी 3 बार है, 4 भी 3 बार है, तो मोड कौन सा 9 है ना, 9 है, यानी कि यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी 9 होगी, तभी तो 4 बार होगा। तो x माइनस 10 इजिकल टू 9 आ गया। तो x इजिकल टू कितना आ गया, प्लस ये माइनस का जो 10 है जाके क्या हो गया 19 हो गया। ठीक है 19 आ गया। अब 19 में से 10 जाएंगे 9 बचेगा, तभी तो 9 4 बार होगा। मोड का मतलब सबसे बड़ी बात। ठीक है, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो ध्यान समझो कि सबसे मोड जो दे रखा है वो सबसे ज़्यादा बार होगा। तो यहाँ 9 भी 3 बार है और 5 भी 4 भी 3 बार है, तो दोनों मोड होंगे ना, लेकिन आंसर तो हमें 9 दे रखा है। तो इसका मतलब इस यहाँ वो वैल्यू रखो जो घटाने पर 9 लिया है, तो 19 में से 10 जाएंगे तो 9 आएगा, तो इस तरह 19 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब 20th क्वेश्चन पे आ जाओ, और आज ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आगे से क्वेश्चन। फटाफट समझो। 100 रंगीन ब्लॉक में से देखो टोटल नंबर जो ब्लॉक है ना वो 100 है। कितने 100 कह रहा है, 3 की पावर 3 सफ़ेद है, जो वाइट कलर के हैं उनको 3 की पावर 3 है, यानी कि क्या आ गया, तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 9 मत कर देना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 27 हो गया, तो 27 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला 5 की पावर 2, मतलब वो क्या संतरी, क्या ऑरेंज, ऑरेंज कितना है 5 की पावर 2, यानी कि 25 आ गया। 5 दूनी 10 मत कर देना, मैं बार बता रहा हूँ, बच्चे हल्की गलती कर देंगे तो गलत हो जाएगा। बाकी कह रहा है ग्रीन है। अब आपके पास टोटल 100 है, 100 में से 25 से 27 गए, कितने बचे, ठीक है देखो 7 5 12 हो गया, 52 हो गए, तो कितने बचे आपके पास 48 बचे ना, तो आपके पास 48 ग्रीन है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप गलत कर दोगे, हिंदी वाले सफ़ेद संतरी और हरा लिख देंगे। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लॉक चूज एट रैंडम इज वाइट इन कलर। रैंडम का मतलब होता है आपको पता नहीं आप कौन सा निकाल रहे हो, किसी भी की आने के चांस इक्वल चांस होते हैं, तो उसे रैंडम कहा जाता है। अब वाइट कलर है, अब मुझे बताओ इसमें वाइट कलर कितने 27, तो प्रोबेबिलिटी लिखा, वाइट कलर लिखा, तो कितने 27 अपन में टोटल कितने 100। ठीक है, अगर डिवाइड करना तो कर देना, नहीं तो इतना छोड़ देना, 0.27 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फटाफट इसका और वाला क्वेश्चन भी देख लो। कह रहा है एक बैग में पर्चियां हैं जिनमें प्रत्येक पर 66 से 93 तक लिखा हुआ है, और जो आप पर्ची निकालोगे वो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, हमें नंबर जो दे रखा है 66 से 93 के बीच में 11 का मल्टीपल फाइंड करना है, तो टोटल नीचे लिखते हैं और जिसके आने की चांस है उसे ऊपर लिखते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पूरे तैयारी करने तो इसलिए एक एक क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते, और वाला हमें सारे करने हैं। ठीक है, तो ये और है 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का और है। तो अब आप सबसे पहले देखो 66 से लेकर 93 तक है। ठीक है, थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता दूं कि टोटल कितनी पर्चियाँ होंगी। आप कहोगे कि ये इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, इसमें टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। हाँ हो रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कभी कभी कुछ वेस्ट करना भी अच्छा होता है, ताकि हमारे को फ़ायदा हो जाए और हम कभी गलत ना करें। ठीक है, अब ये दे रखा है। अब कई बच्चे सोचेंगे, मैं जो बताना चाहता था उसके पीछे लॉजिक सुन लो। कई बच्चे कहेंगे 66 से 93 तक की पर्चियाँ हैं, तो कुल पर्ची कितनी होगी, सीधा घटा दो, 27 आ गई। ठीक है, अब वो कहेंगे 27 पर्चियाँ हैं, तो टोटल नीचे 27 लिख दो। जैसे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो पर्ची होगी वो 11 का मल्टीपल होगा। सुनना मेरी बात, क्या होगा, द स्लिप, ये पूरी लाइन लिख दोगे, द स्लिप टेकन बियर ए मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, द स्लिप टेकन बियर्स अ मल्टीपल ऑफ 11। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, प्रायिकता। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रायिकता, पर्ची पर, ये पर्ची पर 11 का गुणज होगा, 11 का गुणज होगा। अब आपको पता है कि नीचे क्या आता है, टोटल आता है, तो बच्चे नीचे टोटल 27 लिख देंगे। एक बात सुनो, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा, 28 आ रहा है ना।
अब 28 आ रहा है आपको 27, अरे पता है क्यों, जब हम लेस करते हैं तो हम दोनों में से किसी एक पर्ची को गिनना भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3 से लेकर 7 तक पर्ची है, तो आप बोलोगे 7 में 3 के 4 पर्ची हैं, नहीं ना, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 पर्ची हैं ये, इसलिए बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लेस करो, एक जोड़ दो, एक ऐड कर दो, ठीक है। तो लेकिन मेरा समझाना फर्स्ट था, इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं और एग्जाम में जहाँ आपका माइंड का टेस्ट लेता है। तो यहाँ 28 लिखोगे। अब 11 का टेबल, 11 में कौन कौन सा आता है, 66 आता है, ठीक है। 11 का टेबल तो आप सबको आता होगा ना, है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उस एग्जामिनर को भी पता है 11 का टेबल सबको आता है, ठीक है। वो आप लिख दोगे 3 नीचे 27 लिखते हैं, आपको नंबर कट जाएंगे। मेरी जहाँ बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं, मैं एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका गलत बिल्कुल भी ना हो। इस तरीके से आज मैंने आपको 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद करूँगा आपको मेरी क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा और इन्जॉयबल भी लगा होगा, समझ भी आया होगा। तो आज के लिए इतना बहुत है और इसी उम्मीद के साथ आप अच्छे से पढ़ेंगे, घर पर कुशल होगे, ठीक होगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू वंस अगेन।